से शेल्टर इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन का आईपीओ खुल गया है। आईपीओ के जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इशू का प्राइस बैंड 469 से 493 रुपए प्रति शेयर है। कंपनी हाउसिंग के लिए लोन देती है। देश भर में कंपनी की 200 से ज़्यादा ब्रांच और 1500 से ज़्यादा कस्टमर एडवाइज़र हैं। कंपनी के आईपीओ पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एमडी एंड सीईओ रुपिंदर सिंह और सीएफओ आशीष गुप्ता। आप दोनों का सीएनबीसी आवाज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। रुपिंदर जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि मैं आपका जो बिजनेस मॉडल पढ़ रहा था कि टियर 2 और टियर 3 मार्केट्स में हैं आप 25,000 से 55,000 की इनकम ग्रुप में और ईएमआई टू इनकम रेशो 50 से 55%। क्या आपको लगता है कि ये स्पेस इसी तरीके से ग्रो करेगी और इस स्पेस में अगर आप 50 से 55% सीधा ईएमआई दे रहे हैं तो एक पोटेंशियल है और विदाउट द रिस्क ऑफ एनपीएस? सबसे पहले धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कल हमारी एंकर बुक भी क्लोज हो गई है। अच्छे बड़े नाम आए, आईसीआईसीआई, निप्पॉन, कोटक, गोल्डमैन सैच्स करके। जो बिजनेस में हम हैं अभी, ये पिछले 13 साल से इसी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, टियर 2 टियर 3 मार्केट में। और ये जो सेगमेंट है, ये जो हम आमतौर पे बड़े शहरों में, बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर में हम देखते हैं, उससे थोड़ी बाहर जाके कस्टमर, वो कस्टमर जो बैंकिंग इकोसिस्टम के दायरे से थोड़ा सा बाहर है। बैंकिंग है उनकी, बट हैबिट्स इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी नॉर्मल बैंकिंग एम्प्लॉयज, बैंकिंग में काम कर, बैंकिंग के दायरे वाले एम्प्लॉयज या सेल्फ एम्प्लॉयड की होती है। जो छोटी लोकेशंस हैं उनके इकोसिस्टम में ये कस्टमर अपने रोजगार जुटाने के लिए मेहनत करते हैं, कुछ कमाई करते हैं और इक्विटी रेज करते हैं। और उसके बाद जब उनका अगला सपना घर बनाने का होता है तो उनको कहीं ना कहीं एक शॉर्टफॉल नजर आता है। और वहां पे इंडिया शेल्टर अपना रोल प्ले करता है ऐसे कस्टमर को फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कुछ ना कुछ इक्विटी जुटाई होती है। ये कोई एकदम निवेश करने का उनका थॉट नहीं होता है, काफी सालों का सपना होता है जो वो पूरा करना चाहते हैं। तो एज अ फैमिली इनकम वो इतना जुटा पाते हैं कि अब वो 30, 40, 45% अपने लेवल पर जुटा के फिर आगे लोन के बारे में सोच सकते हैं। तो इसी कारण से जब हम ये लोन भी देते हैं तो दो एस्पेक्ट्स बड़े क्लियर रखते हैं। एक तो इनकम टू ऑब्लिगेशन इनकम रेशियोस, जिसमें 50-55% का जैसा आपने बताया, और दूसरा एलटीवी, लोन टू वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी आमतौर पे जो वैल्यू 18, 20, 25 लाख होती है ओवरऑल, उस पर हमारी फंडिंग भी अंदाजन 50-55% ही जाती है। होम लोन के केस में 55-56% और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो हम देते हैं उसके केस में कोई 45-40%। तो आप जब रिस्क की बात कर रहे हैं तो रिस्क कवर करने के लिए इसमें हमने भी जो अपना मैकेनिज्म लगाया वो बहुत क्लियर है कि कस्टमर की इक्विटी होनी चाहिए और इतनी एलटीवी होनी चाहिए कि कल किसी भी कारण से सस्टेनेबिलिटी इशू नहीं आना चाहिए बिजनेस को और उस लोन को बेसिकली। तो उस कारण से जो कस्टमर है जिसको सही टाइम पे कंपनी सपोर्ट करती है लोन लेने के लिए, मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो हमारे हैं फर्स्ट टाइम लोन टेकर्स हैं। 70% से ऊपर कैसे लोग हैं कस्टमर जो फर्स्ट टाइम मॉर्गेज लोन के लिए एक्सपोजर भी हो रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू है कि एक ऐसे सपोर्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल एस्पेक्ट के साथ साथ एक फाइनेंशियल इक्विटी भी उसमें इन्वॉल्व रहती है। और जितने भी लोन हम फैमिलीज को देते हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ, जहाँ पे कई जगह माँ बेटा, मतलब लेडीज हमेशा लोन पे रहती है और फैमिली को लोन जाता है। तो इस कारण से एक ये फैमिली पे काफी इमोशनल इम्पैक्ट भी रहता है और लाइफ में एक बार घर बनाना है, तो इस कारण से उनके लिए बहुत बड़ी तवज्जो है ऐसे लोन लेने के लिए, ऐसे घर बनाने के लिए। तो वहां पे हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो रिस्क हर बिजनेस में है बट इसमें कंपेरेटिवली कम रिस्क है और यही कारण है कि अगर आप जीएनपी रेशियो भी देखेंगे तो हमारी जीएनपी कोई 1.1% के करीब लगभग है इस सेक्टर में। ओके, अच्छा, ऑब्वियसली इसमें एक और चीज़ भी है कि सुदीन चोकसी आपके चेयरमैन हैं कंपनी के, जो कि काफ़ी बड़ा नाम भी है। इसमें एक जो आशीष जी, मेरा अगला सवाल था आपके लिए फिर, तो इसमें आपका फिर कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है और किस तरीके से आप ये लेंडिंग करते हैं? क्या इंटरेस्ट रेट आप चार्ज करते हैं? अगर फर्स्ट टाइम बायर है और सिर्फ 50 से 55% ही उसको लोन मिल रहा है, तो क्या ये बैंकों से थोड़ा ज़्यादा होता है? हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं लोन के, वो डिपेंड करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट के लिए हम फंडिंग कर रहे हैं। तो जैसे हमारे 2-3 प्रोडक्ट हैं, जैसे होम लोन के अंदर हम 2 प्रोडक्ट्स में फंडिंग करते हैं। एक तो जो नेशनल हाउसिंग बैंक की स्कीम होती है अफोर्डेबल हाउसिंग फंड के अंदर में, वहां पर हम लोग 10.5-11% से फंडिंग शुरू करते हैं।
और जो हमारे रूटीन होम लोन होते हैं अपार्ट फ्रॉम अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम ऑफ एनएचबी, वहां पर फंडिंग जो शुरू होती है वो करीब 13% से शुरू होती है। और जो हमारे लैप लोन है वहां पर करीब 14% से फंडिंग शुरू होती है। तो एट अ ब्लेंडेड बेसिस हमारे पास करीब जो ब्याज आता है वो करीब 14.5% का ब्याज आता है, और हमारी कॉस्ट ऑफ फंड आती है करीब 8.6%। तो ऑन एन एवरेज हम लोग करीब 6% का स्प्रेड बनाते हैं होम लोन के ऊपर, जो पिछले 3 साल से काफी कंसिस्टेंट है। ओके अच्छा रुपिंदर जी, जो ये आपकी प्री आईपीओ जर्नी जो रही है अब तक की, स्पेशली टॉप लाइन के फ्रंट में बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। मेरे ख्याल से FY 21 से 23 तक आपका जो टोटल इनकम की जो ग्रू रेट रही है वो करीब करीब 35% से जा रहा है। आपके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब करीब 39% की ट्रेजेक्ट्री में। अगले कुछ वर्षों के लिए आपका अनुमान क्या है? ये ट्रेजेक्ट्री, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री यही रहेगी? मार्केट बहुत बड़ी है अगर आप देखें तो आज भी एक क्रिसिल की रिपोर्ट बोलती है कि हाउसिंग शॉर्टफॉल इस कंट्री में कोई 10 करोड़ घरों की रिक्वायरमेंट है। और जो ये शॉर्टफॉल है मेजरली LIG सेगमेंट, MIG सेगमेंट, लोअर इनकम ग्रुप जिसकी बात करते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप, जिनका दायरा 25,000 से लेके 60-70,000 रुपए की मंथली आय इनकम का रहता है। ये वो सेगमेंट है जिसमें मैक्सिमम स्कोप दिख रहा है, ये रिपोर्ट बोल रही है, मेरा कहना नहीं है। और अगर आप ये बात करें कि अगर 10 करोड़ हाउसिंग शॉर्टफॉल है और जिसमें से 89-90% वो लोग हैं, कस्टमर है जो उस दायरे को में हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आपको बहुत बड़ी प्रोजेक्शंस देती आने वाले टाइम में। मेरा तो कहना है ये सिर्फ इंडिया शेल्टर नहीं, ऐसी जितनी भी इस अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री में कंपनीज हैं उन सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम, क्योंकि कुल मिला के देश में 90-95 अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी है, जिसमें से सारी एक्टिव नहीं है ना, और काफियों का अभी बेस बहुत छोटा है। तो अभी अवेयरनेस बहुत आ रही है इस मार्केट में। जब अवेयरनेस आती है तो वो रोलर कोस्टर की तरह काम करता है, तो उस पे हाई राइड्स होने के स्कोप काफी अच्छे दिखते हैं। अभी तक जो ट्रेजेक्टरी दिख रही है वो हमने कोई 38, 40, 42% की ग्रोथ रेट पिछले 3-4 साल में दी है, और इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट में हमेशा फोकस रहा है। साल दर साल हमारा टारगेट है 35 से 40 ब्रांचेस और ऐड करने का। तो मेरे ख्याल से आने वाला समय अच्छा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और ये ट्रेंड्स हम कंटिन्यू कर पाए, यही हमारी सोच है। ओके अच्छा आशीष जी, आपसे एक प्रश्न ये पूछूंगा मतलब मैं खुद जब यहाँ बैठा हूँ और नज़दीकी रियल एस्टेट को देखता हूँ, दिल्ली NCR के, मुंबई के, बेंगलुरु के, हालांकि आप टीयर 2 टीयर 3 को अगर आप देखें कैटर करते हैं, बीते 2 वर्ष मेरे ख्याल से रियल एस्टेट इतिहास के सबसे स्वर्णिम युग रहे, जहाँ प्राइस हाइक काफ़ी सब्सटेंशियल हुए हैं, सस्टेन कर रहे हैं। क्या आपकी जो क्लाइंट बेस था या जिस इनकम वर्क को आप आई थिंक टारगेट करते हैं, वो इन प्राइसेस पर उतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है उनकी तरफ से? मैं पूछना ही चाहता हूँ टीयर 2 टीयर 3 शहरों में बढ़े हुए प्राइसेस पर। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर इस प्राइसेस उतने नहीं बढ़े हैं जितने कि टीयर 1 सिटीज में, जहां पर हम दिल्ली, बैंगलोर, इन सिटीज की बात करते हैं। और जो हमारा कस्टमर सेट है वो लार्जली सेल्फ कंस्ट्रक्शन वाला कस्टमर सेट है, जो अपने आप अपना मकान बना रहा है। तो उस सेगमेंट के अंदर जो उसके एस्पिरेशंस है, थोड़े से प्राइस हाइक हुए हैं, बट दैट इज नॉट दैट सब्सटेंशियल कि वो डिमांड किल हो जाए उसकी। तो डिमांड इज स्टिल, लॉट ऑफ डिमांड इज देयर इन दैट मार्केट। ओके चलिए, आज थोड़ा समय की कमी है, लेकिन फिर भी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको इस IPO के लिए ऑल द बेस्ट। एक बार फिर बात करेंगे आपसे लिस्टिंग के बाद, तब शायद और डिटेल में आपसे चर्चा होगी इस इशू को लेकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू।